हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। माय नेम इज़ ज्योति एंड आज हम करने वाले हैं इसका फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट। आप कहोगे अरे दी, आपने तो एक छोटा सा भी चैप्टर 3 वीडियो में खींचा है, बताओ भाई मैं क्या करूं। ये मेरे एंड से दिक्कत है कि मैं बड़ी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आई एम सॉरी कि आपको एक चैप्टर की 3 वीडियो देखनी पड़ रही हैं। आई एम रियली सॉरी, पर अब करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा ही बाकी है, ये भी 2-3 मिनट की तो नहीं। हम एक काम करेंगे, इस वीडियो में हम पूरी NCERT भी पढ़ लेंगे और ये जो अपना छोटा सा टॉपिक रहता है इसे भी कवर कर लेंगे और आज के आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है, हमारा जो छोटा सा टॉपिक रहता था वो था बुक्स कौन कौन से आते हैं इसके अंदर। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होती है, प्रिजर्व वर्ड यूज़ किया जाता है, डेड के लिए कंजर्व वर्ड यूज़ किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए टैक्सोनॉमिक एड्स के अंदर बोटानिकल गार्डन्स आते हैं, जूलॉजिकल गार्डन, हर्बेरियम आता है, म्यूज़ियम और फिर कुछ बुक्स आती हैं, कुछ बुक्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है हमें। बोटानिकल गार्डन में क्या था कि हमने लिविंग प्लांट को क्या किया हुआ है, कंजर्व किया हुआ है, उन्हें बचाया हुआ है, ठीक है। और जूलॉजिकल गार्डन के अंदर हम एनिमल्स को कंजर्व करते हैं। हर्बेरियम के अंदर हम क्या लेते हैं, एक प्लांट, उसका कोई पार्ट लेते हैं, उससे ड्राई करते हैं, उसे प्रेस करते हैं, फिर उसे प्रिजर्व करते हैं एक शीट के ऊपर। उस शीट के राइट बॉटम कॉर्नर पर हम उसकी बहुत सारी डिटेल्स लिखते हैं, उसका लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं, उसकी फैमिली लिखते हैं, कलेक्टर का नाम, कलेक्शन की जगह और कलेक्शन की डेट लिखते हैं, ठीक है। और ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में नहीं लिखी थी। हर्बेरियम की जो शीट होगी वो अरेंज होंगी अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन की उस जगह पे किस तरह से सारी वो शीट्स अरेंज है। जैसे पहले ए वाली शीट आती हैं या बी वाली हैं या फिर अलग तरीके से अरेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो शीट निकालनी है जो हमें चाहिए और उस प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। इट इज़ अ क्विक रेफरेंस मेथड। इट इज़ अ हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम इज़ ए क्विक रेफरेंस मेथड है। इससे हमें जो भी इंफॉर्मेशन किसी एक प्लांट के बारे में चाहिए, हम फटाफट से हर्बेरियम में गए, वहाँ से अपने नाम की जिस भी प्लांट की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उस प्लांट की शीट ढूंढी, फट से निकाली, झट से देखा और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। तो एक क्विक मेथड है ना, ठीक है। बुक्स के अंदर कौन कौन सी बुक्स आती हैं, तो इसके अंदर आती हैं फ्लोरा और मैनुअल, और इसके अंदर आता है मोनोग्राफी, और इसके अंदर आते कैटेगरीज, कैटालॉगस। फ्लोरा के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि किसी एक एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड उसका हैबिटाट कैसा है। जैसे प्लांट है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, प्लांट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं और उनका हैबिटाट कैसा है, ये सब हम फ्लोरा बुक के अंदर पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड हैबिटाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड हैबिटाट इन पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। ठीक है, मैनुअल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना और उन्हें नाम देना, ये हम मैनुअल के अंदर करते हैं। मैनुअल के अंदर हम क्या करते हैं कि जो प्लांट होता है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इन्फॉर्मेशन उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि वो कैसा प्लांट है, उसका नामकरण करते हैं बेसिकली। मैनुअल बुक क्या करते हैं, ये हमारी हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है ये हमारी, कि पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज़ है उसका आइडेंटिफिकेशन करने में और उसका नोमेनक्लेचर करने में। तो मैनुअल क्या करते हैं, दे प्रोवाइडिंग अ इंफॉर्मेशन, दे
providing information for identification of a particular species in an area. Identification of a species, identification of name of species in particular area. मतलब अब इस लाइन का मतलब समझो, मैनुअल जो है, जो ये बुक है, ये हमारी हेल्प करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज़ है हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें और उसे नाम दे सकें। ठीक है। मोनोग्राफी के अंदर सिर्फ हम स्टडी करते हैं ओनली वन टैक्सॉन, स्टडी ऑफ ओनली वन टैक्सॉन, सिर्फ एक कैटेगरी की वो करते हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करते हैं। टैक्सॉन, मोनो का मतलब ये होता है एक, मोनो मतलब एक। ठीक है। ये थी हमारी कुछ बुक्स। अब हम पढ़ेंगे NCERT पूरी। एक बार आप देख लो, अगर कुछ रह गया हो आपका लिखना है तो आप लिख लो। वीडियो को पॉज करो। हाँ, अब हम पढ़ते हैं NCERT। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। पहले बता दूँ भाई, मेरी NCERT की हालत बहुत ख़राब है, तो हंसना मत। पहली बात, हंस मत, पहले बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। जितना भी हमने पढ़ लिया ना, वो अब हम पूरी NCERT को पढ़ेंगे। ठीक है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पहला ही था हमारा कि व्हाट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। B, it potted plant, insect, bird, your pets or other animal and plant. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इतने छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हमारे आसपास बहुत सारी स्पीशीज़ होते हैं, बहुत अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक observation in the range and variety of organism that you see would increase. Obviously, if you were to visit forest, you would probably see a much greater number and kind of living organism in it. Each different kind of plant, animal or organism that you see represent species. The number of species that are known as described range between, मेन पॉइंट तो यहाँ से है भाई, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है धरती पे। ठीक है। और दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है। तो वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वन, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाई। देखो, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हमें नए नए ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, नए ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं। ठीक है। और ठीक है, एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। पूरी धरती पे मिलियन ऑफ प्लांट और एनिमल है। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर एरिया बाय देयर लोकल नेम। दिस लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। ठीक है। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं तो उनके कुछ ना कुछ नाम हैं, लेकिन जैसे हम दूसरी कंट्री में जाएंगे, अब देखो हमारे घर के आसपास मान लो एक मैंगो का पेड़ है, हमें पता है वो मैंगो का पेड़ है। आप दूसरी कंट्री में गए, वहाँ पे भी मैंगो का पेड़ है और आपने कहा ये तो मैंगो का पेड़ है, पर वो इस नाम को नहीं जानते होंगे ना। हो सकता है वो मैंगो के पेड़ को कुछ और कहते हो। ठीक है। तो चेंज आ गया ना नेम में। तो वही बात इन्होंने कही है कि लोकल नेम क्या करते हैं, वैरी करते हैं प्लेस टू प्लेस और कंट्री टू कंट्री। ठीक है। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ़ वी डिड नॉट फाइंड वे
and mean to talk to each other to refer to organism we are talking about. Hence there is, ये ज़रूरी नहीं है भाई, सच में ये जो लाइनें हैं, बस जो अंडरलाइन जो मेन पॉइंट्स है ना, नोट्स पढ़ो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपको समझ आएगा सब. Hence there is a needed to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. Process is called nomenclature. Obviously, nomenclature naming is only possible when the organism described correctly and we know to what organism the name is attached to. देखो इसमें क्या कहा गया है कि अगर ऑर्गेनिजम्स की खोज हो रही है, ठीक है, तो उनका नाम भी होना चाहिए, और नाम भी ऐसा होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उस ऑर्गेनिजम्स का नाम सिर्फ एक ही हो, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो. अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है. एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू. This is a identification in order to facilitate the study. Number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature, जिसके अंदर हम प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करते हैं. यू मे आस्क हाउ आर एनिमल नेम. अब हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा IUCN तो प्लांट का नाम रखेगा, तो एनिमल का नाम कौन रखेगा? एनिमल का नाम रखेगा ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. इसके लिए ये अलग ब्रांच है. द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. एक ऑर्गेनिज्म का पूरी दुनिया में एक ही नाम होगा, और वो नाम दुनिया में किसी और जीव का नहीं होगा. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other non-organism. वही जो मैंने कहा कि एक नाम एक ही जीव का होना चाहिए, किसी और जीव का ये नाम नहीं होना चाहिए. Biologists follow universally accepted principle to provide a scientific name to known organism. Each name has a two component. एक जेनेरिक नेम है जिसे जीनस कहा जाता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट है. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू component is called binomial nomenclature. इसके बाद आता है हमारा दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस. बायनोमियल नोमेनक्लेचर किन्होंने दिया? कैरोलस लीनियस जी ने दिया. इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 word, 2 शब्द लिए फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ providing scientific name better. The scientific name of mango is written as a Mangifera indica, जो हमने एग्जाम्पल लिया था. Let us see how it is binomial name. In the name Mangifera represent genus. Mangifera फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस. और सेकंड वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज़ को, स्पेसिफिक एपिथेट को. वाइल जो इंडिका है ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बता रहा है, और स्पेसिफिक एपिथेट बोल सकते हो आप. अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर. देखो इसके 4 रूल्स हैं, ये इन्हें ध्यान से पढ़ो, सुनो, कॉपी में हमने सब लिख रखा है. बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, एंड लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है ये, ठीक है, एंड रिटन इन इटैलिक. They are Latinized or derived from Latin irrespective of other origin. ठीक है, इसके ओरिजिन को बताने के लिए ही हम इसे इटैलिक में प्रिंट करते हैं. प्रिंट, रिटन नहीं, प्रिंट करते हैं हम इसे इटैलिक में, इसके लैटिन ओरिजिन को बताने के लिए.
सेकंड है द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, और सेकंड बताता है स्पेसिफिक एपिथेट को। थर्ड है बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन करोगे आप, ठीक है, प्रिंट करोगे इटैलिक में, ठीक है, और इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, पहला वर्ड जो होगा मैंजीफेरा में फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर होगा और इंडिका में छोटा होगा, नोट अ कैपिटल, ठीक है। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर इट कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना? देखो भाई, ये मेरी पहली क्लास है ऑन यूट्यूब पे, ठीक है, और मुझे नहीं पता आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस कमेंट में ना एक बार, सिर्फ एक बार ये लिख देना कि दी जो आपने पढ़ाया है वो समझ आया या नहीं आया। बस अपना फीडबैक दे देना भाई प्लीज़, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम ना इसे जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा ही। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद हम ऑथर का नेम लिखते हैं एट द एंड ऑफ अ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन अब्बरवेटेड फॉर्म में, ठीक है। वो जो हमने लिन लिखा था, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन लिखते हैं। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस, कैरलस लीनियस जी ने इन्हें डिस्क्राइब किया था, इसलिए उन साइंटिस्ट का नाम आया। अगर किसी और साइंटिस्ट ने कोई और स्पीशीज डिस्क्राइब की होगी तो उनका नाम आएगा। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हम रैंडमली कुछ नहीं कर सकते, एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम उन्हें क्लासीफाई करें, उनका नोमेनक्लेचर करें तो उन्हें पढ़ा जा सकता है, वरना ऐसे बहुत बहुत सारी स्पीशीज़ है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम easily ऑब्जर्वेबल, हे भगवान, easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as a plant or animal, dog, cat या insect. The moment we use any of these terms, we associate certain character with the organism in the group. What image do you see when you think a dog? Obviously, each one of us will see dog and not cat. Now, if we were to think Alsatians, we know what we are talking about. Similarity, suppose we were to say mammals, you would of course think of animal with external ear and body. देखो, ये बोल रहा है कि अगर मैं आपको कहूँ डॉग के बारे में सोचो, तो क्या आप कैट के बारे में सोच रहे हो? नहीं ना। जब मैंने आपको कहा डॉग, तो आपके दिमाग में डॉग की पिक्चर आएगी, ठीक है। और जब मैं आपको बोल रही हूँ एक मैमल के बारे में सोचो, तो आप मैमल के बारे में क्या सोचोगे? कि उसके कान हैं, एक्सटर्नल ईयर हैं, उसकी बॉडी पे हेयर हैं, मैमरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो आप ये सोचोगे जैसे ही मैंने आपको ये वर्ड कहा वही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। लाइकवाइज इन प्लांट वी ट्राई टू टॉक वीट। अगर मैं कहूँ आपको गेहूँ के पौधे के बारे में सोचो, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट, तो हमारे दिमाग में गेहूं का पौधा ही आएगा, तो हमारे दिमाग में वीट का प्लांट ही आएगा, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट, ठीक है। हैंस ऑल दिस डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरी वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। द साइंटिफिक टर्म ऑफ दिस कैटेगरी इज टैक्सा। साइंटिफिक टर्म ऑफ कैटेगरी को हम क्या कहेंगे? टैक्सा, ठीक है। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। प्लांट आल्सो फॉर्म अ टैक्सा। वीट इज आल्सो वीट एक
Wheat is also a taxa. Taxa मतलब एक कैटेगरी है. Similarly, animal, mammal, dog are all taxa, but you know that a dog is a mammal and mammal are animals. Therefore, animal, mammal and dog represent taxa at a different level. Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं हम. टैक्सोनॉमी में हम क्या देखते हैं? हमने कहा था टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं. एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्गेनिज्म. और टैक्सोनॉमी हमने कहा था कितनी तरह की होती है? 3. ओल्ड टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स. तो इसमें बात किया अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट. इंटरनल टैक्सोनॉमी में प्रोसेस एंड इकोलॉजिकली इंफॉर्मेशन, ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात हो रही है जिसमें एक्सटर्नल फीचर भी आते हैं, इंटरनल फीचर भी आते हैं. ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी. ठीक है. हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी. पहले हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, देन हम नोमेनक्लेचर करेंगे. यही स्टेप लिखाए हैं ना हमने. हाँ. टैक्सोनॉमी इज़ नॉट अ समथिंग न्यू. ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नॉलेज, इन नोइंग more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use. In early day, human being needed to find source for their basic need of food, clothing and shelter. Hence, the earliest classification were based on the use of various organisms. आगे बढ़ते हैं. Human being were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity, but also the relationship among them. This branch of study was referred to systematic. Systematic में हम क्या करते हैं? Phylogenetic relationship between organisms की स्टडी करते हैं. ठीक है. और इन्होंने एक बुक भी लिखी है, Systema Naturae. The word systematic is derived from Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Systema word का मतलब क्या है? Systematic arrangement of organisms. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है Systema Naturae. The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematic take into account evolutionary relationship between organisms. Evolutionary relationship बताते हैं. उसके बाद आता है taxonomic category क्या होती हैं. Classification is not a single step process but involve hierarchy of steps. मतलब बहुत सारे steps आते हैं in which each step represent a rank और category. हर एक कैटेगरी हमें क्या बताती है? एक रैंक है. each step एक कैटेगरी है, एक रैंक है. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is known as the taxonomic category. And all category together constitute the taxonomic hierarchy. और बहुत सारी taxonomic category मिल के taxonomic hierarchy बनाती हैं. Category referred to as a unit of classification, in fact represent as a rank and commonly termed as a taxon. Taxon word यूज़ किया जाता है each category के लिए. ठीक है. उसके बाद आता है taxonomic category and hierarchy can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing common feature like 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognized considered object which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such group of organism? Remember, group represent category. Category further denote rank. Each rank or taxon in fact represent a unit of classification.
These taxonomic group category are distinct biological entitude and not merely morphologically aggregate. आगे पढ़ते हैं. Taxonomical studies of all known organisms have lead to the development of common categories such as a kingdom, phylum, division, plant, class, order, family. ये हमने आपको वो ट्रिक से याद कराया ना कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक. वही ट्रिक याद रखना, बहुत यूज़फुल होगी आपके लिए. ठीक है, उसे याद करना बहुत मज़ा आएगा. Including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category. Species क्या होते हैं? एक lowest category होते हैं. And अगर मैं कहूँ it is a basic unit of classification. Now the question you may ask is how to place an organisms in various categories. The basic requirement to the knowledge of character of an individual or group of organisms. This help in identifying similarity and dissimilarity among the individual of the same kind of organism as well as other kind of organisms. देखो, अब हम पढ़ते हैं कि स्पीशीज़ के अंदर क्या आता है, जीनस के अंदर क्या आता है, फैमिली के अंदर क्या आता है, ऑर्डर, क्लास, ये सब पढ़ते हैं. स्पीशीज़ क्या है? टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स with fundamental similarity as a species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphologically difference. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum, potato, Panthera leo lion. All the three names indicate indica, tuberosum and leo represent the specific epithet, while the first word Mangifera, Solanum, Panthera ये जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं and represent another higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithet represent different organisms but having a morphology similarity. मुझे लगता है भाई मुझे ना ये 2 पार्ट में करनी पड़ेगी, तो मैं ना इसे 2 पार्ट में करूँगी वीडियो को, क्योंकि ये स्टोरेज नहीं, मतलब स्टोरेज बहुत फुल है मेरे फ़ोन की, पता नहीं क्या हो रखा है इसे. पर मैं आपको 2 पार्ट में बना के इसकी वीडियो दूँगी. ठीक है, आई एम सॉरी आपको बार बार मेरी वजह से दिक्कत आ रही है, पर मैं आपको 2 पार्ट में बना के दूँगी इसकी वीडियो. ठीक है, आपको दिख रहा है ना ठीक से? ठीक है, इसे तो कंप्लीट कर ही लेते हैं हम. Each genus may be even one or more than one specific epithet represent different organism but having a morphologically similarity. For example, Panthera has another specific epithet called tigris. Solanum includes species like nigrum and melangiana.